तो चलिए थंबनेल देख लिए हैं, बिल्कुल हम चुटकी में उड़ा देंगे। और जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागो तुम, बिना कुछ किए यूँ ही जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। तो थंबनेल देख लिए हैं, ये सब मैं आप लोग को छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग को कन्फ्यूजन होता है, इसको चुटकी में उड़ा देंगे। बहुत कम टाइम में इतना सारा टॉपिक क्लियर कर देंगे, और इससे ज़्यादा और कुछ टॉपिक है तो उसको भी पढ़ लेंगे, फटाक से ना पढ़ेंगे चुटकी में। और आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दीजिए, 5 मिनट सिर्फ शुरू में देख लीजिए। आप लोग को जो है कभी पढ़े भी होंगे तो आपको नज़रिया बदल जाएगा पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। और अभी बज चुका है 4:30 बज चुका है, लेकिन सोचे थे आप लोग के लिए वीडियो बना दे। और शाम में जो है लाइव में आना मत भूलिए, और टेलीग्राम चैनल जिक्के जीएस मस्ती बाय जगदेव, जिक्के जीएस मस्ती बाय जगदेव से जरूर जुड़िए। और सुबह 7:30 बजे आप लोग सेट मारिए, टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है पीडीएफ, और सब लोग नंबर शेयर करता है, हम लोग भी नंबर शेयर करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं ये सब क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, धातु और धातु के उपधातु का पहचान, अणुसूत्र, पुनरुत्पाती सूत्र, परमाणुकता, एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, बहुपरमाणविक, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक 2 बार लिख दिए, सब न्यूट्रॉनिक, समांगी अणु, विषमांगु अणु, परसेंटेज पूछता है, जैसे पूछ देगा कि CaCO3 में कैल्शियम का परसेंटेज बताइए। तो इस तरह पूछा परमाणु संख्या, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब जान लेते उसको कल पढ़ेंगे आप लोग को पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम के बाद। पहले देखिए आप लोग को बदल देते हैं नजरिया पढ़ने का। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं सोडियम, क्या ले रहे हैं, आप लोग को इतना तो पता होगा, आप लोग को इतना पता होगा, कक्षा के बारे में आप लोग को पता होगा। कक्षा के एक होता है के कक्षा होता है, एक एल होता है, एक एम होता है, एक एन होता है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो O, P, Q, R इस तरह आते चल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ऑर्बिट होता है। और इसमें बोला कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है 2n², क्या होता है 2n² होता है। बस ये पहला कक्षा है तो यहाँ 1 2 1 देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा कक्षा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। ये दूसरा कक्षा है तो यहाँ 2 2, तो 2 दूनी 4, और 4 गुना 2 करेंगे 8। अब ये तीसरा है तो यहाँ पर 3 2, 3 तिहाई 9 करें, 9 दूनी 18। ये चौथा है तो यहाँ पर 4 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछ देता है कि पहला कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो पहला कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रह सकता है, ठीक है ना। दूसरा कक्षा मैक्सिमम कितना रहेगा, 8 रहेगा। 8 से मैक्सिमम 8 बोल दिए, 8 से कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे आप बोलिएगा मैक्सिमम हम 8 रोटी खाएंगे, यानी आप 9 रोटी नहीं खा सकते हैं। 5 मिलेगा तो कोई दिक्कत ना है, 6 मिलेगा कोई दिक्कत ना है, लेकिन मैक्सिमम 8 बोला है। इसी प्रकार तीसरा कक्षा यानी M में मैक्सिमम 18 होगा, और N में मैक्सिमम 32 होगा। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम थोड़ा लिख रहे हैं कैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन चुटकी में आएंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, धातु पहचानने का नियम, कैसे चुटकी में आ जाएगा थोड़ा देखिएगा, और नजरिया बदल जाएगा। थोड़ा सा 2 मिनट रहिए आप लोग। जैसे मान लो हम लिख दिए पहले सोडियम, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। नंबर 2 लिख दिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का 12 होता है। नंबर 3 हम लिख दिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 13 होता है। नंबर 4 हम लिख दिए क्या, तो नंबर हम 4 लिख दिए हैं एल्युमिनियम के बाद लिख दिए सिलिकॉन, सिलिकॉन का 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। नंबर 5 हम लिख दिए फास्फोरस, फास्फोरस का 15 होता है। नंबर 6 हम लिख दिए सल्फर, सल्फर का 16 होता है। नंबर 7 जो है हम लिख दिए हैं क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है। नंबर 8 जो है लिख दिए आर्गन, और आर्गन का क्या होता है, आर्गन का होता है 18। उसी प्रकार नंबर 9 लिख दिए, मान लो लिख दिया पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का आपका होता है 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। और नंबर 20 लिख दिया कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20। कितना होता है, यहाँ 10 आएगा, अगर इधर गिनेंगे 10 आएगा। ये सब लिख दिए। आप देखिए कैसे इसका जो है फटाफट हम चुटकी में, आपका क्वेश्चन भी गलत ना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट फट जाता है, और ये कॉमन है, एकदम सिंपल है, और इसमें गलती कर बैठता है। तो देखिए कैसे निकालना है, ये सब कैसे निकालना है। तो पहले देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि पहला कक्षा यानी के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार चलता है। चलिए इसको लिखेंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे तो पहला कक्षा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा तो अधिकतम 18। लेकिन इसके पास 18 बचा है, इसके पास 18 बचबे नहीं किया है, क्योंकि 11 है तो 8 2 10 दे दिए हैं, यानी तीसरा में होगा 1। कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार इसको बोलेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा। अभी थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा देखने बाद हम ऐसे बताएंगे तो आपको देखिएगा कि कुछ अलग तरह से लगेगा, कितना आसानी से गया हम लोग, इस तरह कभी नहीं पढ़े थे। फिर देखिए इसका होगा 2 8, और लास्ट में 2, क्योंकि 12 हो गया, 2 8 10, 10 2 12, लास्ट चाहिए 18, लेकिन हुआ 2 ये। फिर यहाँ देखिए 2 8, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 8 4 हो जाएगा, इसका 2
8, 5 हो जाएगा, इसका 2 8, 6 हो जाएगा, इसका 2 8, 7 होगा, इसका 2 8 और यहाँ पर फिर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 8 8। अब बोलिएगा कि अंतिम में यहाँ बोलता 18 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 8 कितना हुआ 10 हुआ, 8 8 8 दे दिए, लेकिन यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 2 8 और 8 और लास्ट में फिर होगा 1। अब बोलिएगा यहाँ 9 काहे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2 8 यहाँ 18 होता है, तो हम तो 9 दे सकते हैं ना। तो आप लोग को हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल अथी एक ठो 15 मिनट के वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे जब इसको कक्षा में बांटेंगे यानी एस पी डी एफ में बांटेंगे तो हमेशा जो है हमेशा देखेंगे कि हमेशा देखना कि अंतिम में जो है ना, अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, अंतिम में जो है 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। हाँ, इससे पहले 18 हो सकता है, लेकिन अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर अगर 9 दे देंगे तो अंतिम मेरा यही हो जाएगा, और अंतिम मेरा यही हो जाएगा तो अंतिम में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, तो मेरा नियम तोड़ देगा। इसलिए यहाँ पर 8 दिए, कितना दिए 8 दिए, अगला 1 दिए, ठीक है। उसी प्रकार ये हो जाएगा मेरा 2 8 8 2। अब आप लोग देखिए फटाफट बोलेगा, बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो सिंपल बोलेंगे कि बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन उससे पहले बोलेंगे यहाँ देखिए धातु, अधातु, धातु बताइए धातु कौन है, अधातु कौन है, धातु कौन है। तो सिंपल जिसका अंतिम कक्षा में यहाँ जिसका अंतिम कक्षा में अभी हम बताते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बता दो इसका अंतिम कक्षा कितना 1, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का अंतिम में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, एल्युमिनियम का अंतिम कक्षा में 3, तो एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हुआ, सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, फास्फोरस के 5 हुआ, सल्फर के 6 हुआ, कोलिन के 7 हुआ, आर्गन के 8 हुआ, पोटेशियम का 1 हुआ, कैल्शियम के 2 हुआ। तो ये सभी मेरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, तो ये मेरा हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन पहुँचा जाइएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं तो बता चुके हैं, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब आप लोग देखिए बोलिएगा कोल इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, कोल इलेक्ट्रॉन। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कक्षा को गोली मारो, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको गोली मार दो, तो जो बच गया यानी अंदर वाला सेल, अंदर वाला अंतिम को गोली मार दो, अंदर वाला जितना बच गया सब है कोल इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसका कोल इलेक्ट्रॉन कितना है, सोडियम का 8 2 10, मैग्नीशियम का कितना है 8 2 10, एल्युमिनियम का कितना है 8 2 10, सिलिकॉन का कितना है इसका भी 10, फास्फोरस का कितना है इसका भी 10, सल्फर का 10, क्लोरीन का 10, आर्गन का 10, पोटेशियम का 10 और कैल्शियम का 18। कितना पोटेशियम का भी 18 होगा, यहाँ अंतिम है, पोटेशियम का भी 18 और कैल्शियम का भी 18। तो ये क्या होगा कोल इलेक्ट्रॉन समझ गए ना आप लोग। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर वाला, कोल इलेक्ट्रॉन जितना अंदर वाला बच गया सब हो गया कोल इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया कोल इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा क्या हुआ कोल इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ कोल इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए इसका खेला खत्म हुआ। अब देखते हैं थोड़ा संयोजकता। लेकिन संयोजकता देखने से पहले हम पहले देखते हैं धातु, अधातु एवं उपधातु पहचानने का नियम। तो देखिए धातु क्या है, धातु सिंपल याद रखिएगा, धातु पहचानने का सिंपल नियम है अंतिम में संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 हो 2 हो और 3 हो तो होगा धातु। अगर अंतिम में 4 हो तो होगा उपधातु। क्या होगा उपधातु, ये होगा मेटल हो जाएगा, ये हो जाएगा उपधातु और अगला सब मेटल, और ये अगला जो होता है वो हो जाएगा अधातु यानी नॉन मेटल। क्या होगा नॉन मेटल, यानी अंतिम में 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा तो हो जाएगा अधातु। ध्यान दीजिए अंतिम में संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 हो तो धातु, अगर अंतिम में 4 हो तो उपधातु, अगर अंतिम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो हो जाएगा मेरा क्या, तो मेरा हो जाएगा अधातु। चलिए बताइए आप लोग फटाफट, ये मेरा क्या है अंतिम में 1 है धातु, अगर धातु को M लिख रहा है मेटल, ये भी क्या है धातु, अंतिम में 2 है ना, ये भी क्या है मेटल धातु है ना, अंतिम में 4 है क्या बोलेंगे उपधातु। क्या बोलेंगे उपधातु। अंतिम में 5 है ना क्या बोलेंगे अधातु। क्या बोलेंगे अधातु यानी नॉन मेटल। चलो नॉन लिख दिए, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, क्योंकि 5 6 7 8 रहेगा तो नॉन मेटल, यानी ये भी अधातु और ये भी अधातु। फिर देखिए 1 आ गया तो धातु यानी मेटल, फिर 2 आ गया धातु यानी मेटल, बस हो गया। देखिए ना तो बस सिंपल है। अब बताइए धातु अधातु पहचानने में कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। एक ट्रिक भी बताएंगे धातु अधातु धातु पहचानने का नियम, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि कार्बन का लिखते हैं 6 और इसका लिखते हैं 2 लिखेंगे, उसका फिर लिखेंगे 4, इसका अंतिम में 4 आ गया तो क्या हम इसको धातु बोल सकते हैं? नहीं, ये अपवाद है, याद रखिएगा, क्योंकि कार्बन जो है अपवाद है और ये इतना यौगिक बनाता है कुछ कहने नहीं, अकेले मिलकर, तो ये थोड़ा अपवाद है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
आप पूछेगा संयोजकता कैसे निकालेंगे, संयोजकता बोले तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है। संयोजकता निकालने का सिंपल नियम क्या है, अगर अंतिम में क्या बोल रहे हैं, अगर अंतिम में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो संयोजकता वही होता है। अगर अंतिम में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता वही हो जाता है। और जहाँ 4 से ज़्यादा हुआ, तो हो जाएगा बाधा और लटका देना है। क्या करना है, जहाँ 4 से ज़्यादा होगा, 4 से ज़्यादा बोले तो 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में उसको माइनस कर देंगे। चलो बताइए, इसका संयोजकता बोलते हैं वैलेंसी 1 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में 1 है, तो 1, 2, 3, 4 रहेगा, तो वही होता है संयोजकता। इसका 1 होगा, इसका कितना होगा, 2 होगा, इसका संयोजकता कितना होगा, 3 होगा, इसका संयोजकता कितना होगा, 4 होगा, इसका संयोजकता कितना होगा, तो थोड़ा बाधा यहाँ पर एकदम ब्रेक मारो तो गलती कर देगा। कितना है, 5, कितना है, 5 है, यानी संयोजकता निकालेंगे तो 8 में से हटाना पड़ेगा, तो आएगा 3, कितना आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो 6 घटाएंगे, 8 में 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 2, यहाँ पर 8 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 1, और यहाँ 8 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, तो आएगा लड्डू, कितना आएगा, लड्डू। अब देखिए यहाँ पर अंतिम में 1 है, तो 1 क्या होगा, अंतिम में 2 है तो 2 ये होगा। आप कुछ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर गौर से, संयोजकता जो है 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1, 0, देख रहा है, 4 से ज़्यादा संयोजकता नहीं होता है। 1, 2, 3, 4, फिर घटा दो, 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, इसी तरह चलते रहेगा। समझ आ गया ना, तो इसको बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता, ठीक है, संयोजकता इसको बोलते हैं। अब फिर देखिए आर्गन मेरा क्या, अक्रिय गैस को बोलते हैं निष्क्रिय गैस को बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ये वर्ग नंबर 18 में आता है, या इसको बोलते हैं वर्ग नंबर शून्य। क्या बोलते हैं, वर्ग नंबर शून्य। और अक्रिय गैस का जो संयोजकता 0 होता है। क्या था, संयोजकता 0 होता है। और अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हीलियम अपवाद है, हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसका अंतिम कक्षा में 2 होता है। अब बोलेगा 2 ये काहे होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 2 है, तो 8 कहाँ से लाएगा, ठीक है, जितना रहेगा उतना नहीं पाएगा। कितना होगा, 2, कितना होगा, 2। चलिए ये सब देख लिया आप लोग, ठीक है ना, चुटकी में हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हम देख लिए कि धातु कैसे पहचानना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता क्या है, धातु पहचानने का नियम। ऐसे धातु पहचानने का और नियम बता देते हैं आप लोग को। देखिए जिसके अंत में यम आया, क्या आया, जिसके अंत में यम आया वो क्या होता है, धातु। अब बोलिएगा आप लोग, लोहा में थोड़े यम आया, सोना में थोड़े यम आया, चांदी में थोड़े यम आया, तो पगलवा ये लोग को तो हम जानते हैं, देखते रहते हैं बगलवा में। लोहा सोना चांदी के बारे में तो जानवे करते हैं, जिसके बारे में नहीं पता है लेकिन उसको पहचाने धातु का धातु। जैसे लोहा के बारे में जानते हैं, सोना के बारे में, चांदी के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, तांबा के बारे में, जिंक के बारे में, कोबाल्ट के बारे में, ये सब के बारे में हमको पता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे बोलेंगे सोडियम हम जल्दी नहीं देखते हैं, बोल देंगे क्या, पोटेशियम। क्या बोलेंगे, पोटेशियम बोल दिए। क्या बोल दिए, सोडियम, जो संकेत लिखते हैं, सोडियम बोल दिए। क्या बोल दिए, पोटेशियम बोल दिए, कैल्शियम बोल दिए, मैग्नीशियम बोल दिए, ठीक है ना, पोलिनियम बोल दिए, बेरिलियम बोल दिए, बेरियम बोल दिए। क्या बोल दिए, बेरिलियम बोल दिए, अस्ट्रोनशियम बोल दिए। तो आप देखिए यहाँ पर सोडियम यम, पोटेशियम यम, कैल्शियम यम, मैग्नीशियम यम, पोलिनियम यम, बेरिलियम यम, बेरियम यम, अस्ट्रोनशियम यम। देख रहा है, यम आ रहा है ना, क्या बोल देंगे, धातु। क्या बोल देंगे, धातु बोल देंगे। अब बोले वो धातु पहचानने का नियम, तो धातु बस यार के लिए कितना है, वो धातु है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, अस्टेबेनियम है, टेलेनियम है। ये मेरा है उपधातु। क्या है, उपधातु, याद कर लीजिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेबेनियम, टेलेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेबेनियम, टेलेनियम। और ये जिगजैग पथ में रहेगा, और ये धातु और धातु को अलग करेगा, पढ़ाएंगे जब पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। उसमें बोलेगा धातु क्या होगा, तो धातु अधिकतर गैस होता है। क्या होता है, धातु अधिकतर गैस होता है। जैसे बोलेंगे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। उसके बाद बोलेंगे उसी प्रकार क्या, हीलियम तो हो गया है, नियोन गैस है, आर्गन गैस है, क्रिप्टन गैस है, रेडोन गैस है, जेनोन रेड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ये सभी मेरा क्या है, तो अधिकतर क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस। और धातु क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है ना। लेकिन सल्फर और फास्फोरस ये भी क्या धातु है, क्या है, अधातु है। लेकिन पूछेगा कौन अधातु है, जो द्रव अवस्था में होता है, तो बोलना है ब्रोमीन। क्या बोलना है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। हम जानते हैं धातु होता है ठोस, धातु क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन कौन धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु बोलेगा कौन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो बोलना है पारा। क्या बोलना है, पारा बोलना है, जिसको क्विक सिल्वर कहते हैं। और धातु में द्रव अवस्था में पाया जाता है एकमात्र ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। चलिए ये सब देख लिए ना, ये लोग आप लोग समझ गए होंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं फटाक से ना, ये समझे आप लोग, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। चलिए आप देखते हैं
अणुसूत्र, अणुसूत्र नहीं बोलेंगे, अनुभार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुभार। आप लोग परमाणु भार जानते करते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का 2 4 के लगभग हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, सल्फर के 32 हो जाता है, आप लोग को पता है, फास्फोरस का 31 हो जाता है, ये पता है ना। उसी से देखिए अनुभार क्या होता है। अनुभार लेकिन मेन है, लेकिन पूछता है जो परसेंटेज पूछता है वो मेन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग को बोलेगा कि बता दीजिए CaCO3 का अनुभार क्या होगा। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 16 गुना 3 करेंगे तो मेरा हो गया कितना 40 हो गया, यहाँ पर हो गया 12 हो गया, यहाँ पर 48 हो गया, सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा तो 40 और 12 52 यानी 100 हो गया। यही मेरा अनुभार है। क्या है? अनुभार है। जैसे बोले आपको बता दो कि CO2 का अनुभार क्या होगा, तो अनुभार निकालेंगे सिंपल, कार्बन के 12 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ 2 गुना है तो 16 गुना 2 करेंगे तो इसका परमाणु अनुभार कितना हो गया तो 12 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, जोड़ दो 44 हो गया। उसी प्रकार बोलेगा जल को बता दो H2O का परमाणु अनुभार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यहाँ 2 गो है तो 1 गुना 2 होगा, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, ऑक्सीजन अकेला है, जोड़ देंगे तो 16 और 2 कितना होगा 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछता है आप लोग को कि ऑक्सीजन जल में भार के अनुसार हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। तो देखो हाइड्रोजन का भार कितना 2 हो गया, ऑक्सीजन का भार कितना हो गया 16 हो गया, काट दो तो कितना हुआ 1:2, 1:2, ये 1:8, 1:8 हो गया। यह है भार के अनुसार अनुपात। लेकिन पूछेगा क्या, पूछेगा कि परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है, तो हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, तो ये परमाणु की संख्या का अनुपात। लेकिन ये क्वेश्चन तो सिंपल है, सब लोग जानता है। लेकिन ऐसे बोल देगा कि आप लोग को बोल देगा कि कैल्शियम का परसेंट बताएं, CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत बताएं, CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत बताएं। तो आप लोग पता है जिसका पूछेगा उसको लिखना है ऊपर। क्या लिखना है? ऊपर, ठीक है ना। और CaCO3 पूछ रहा है जिसका टोटल कितना है 100, तो टोटल लिखते हैं नीचे। कहाँ लिखते हैं? नीचे। आप लोग मैथ बहुते पढ़े हैं, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, 100 खत्म, 40%। क्या हुआ 40%। बोलेगा कार्बन का परसेंट बताओ, कार्बन कितना है 12, कितना है 12 है, कुल कितना है 100 में तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 100 में जो रहता है वही हो जाता है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से खत्म 12%, कार्बन कितना परसेंट है 12%। पूछा ऑक्सीजन कितना है 48% हो जाएगा। बोलेगा ये तो ईजी था, ये तो कोई भी बता सकता है, तो कुछ हम बताइए ना आप लोग। इससे बोलेगा इसमें बता दो कि कार्बन का परसेंट कितना है, तो कार्बन कितना है 12, कार्बन कितना है 12, टोटल कितना है ये कितना है, टोटल कितना है, तो CO2 टोटल है 44, कितना है 44, गुना करेंगे 100, क्या करेंगे गुना करेंगे 100। जिसका पूछेगा ऊपर टोटल लिखेंगे, नीचे गुना करेंगे 100, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 से काट दो कितना आएगा 11, और इसमें जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 300/11, भागा दे के देख लेना तो आएगा 11 दूनी 22 और 8 0 80, 11 77 और 3 और 11 यानी इतना आ जाएगा 27 इंटू T3/11% हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालने सीख गए ना, परसेंटेज निकालने सीखे तो बिल्कुल सीख होंगे। कभी कभी इस तरह पूछ देता है कि पूछ देगा कि CO2 बोल देगा क्या, बोलेगा कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के मदद से जलाने पर क्या बना है CO2 बना है। चलो ये बताएंगे बाद में, आप लोग को बताएंगे, वीडियो इसी पर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहते हैं तो सीख गए आप लोग। अब रहते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि जैसे हम लिख दिए क्या, जैसे हम लिखे C6H12O6, ये मेरा अणुसूत्र है। क्या है? अणुसूत्र है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ लिख रहे हैं अणुसूत्र, क्या लिख रहे हैं अणुसूत्र लिख रहे हैं, और यहाँ पर लिख रहे हैं मूलानुपाती सूत्र, क्या लिख रहे हैं मूलानुपाती सूत्र लिख रहे हैं, मूलानुपाती सूत्र लिख रहे हैं। जैसे हम लिख दिए क्या, लिखे C6H12O6, ठीक है, इधर लिख दिए C4H10, ठीक है, उसी प्रकार लिख दिए C6H6, ये बेंजीन हो गया, ठीक है, उसी प्रकार लिख दिए क्या CH4, ये मेरा मिथेन हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अणुसूत्र मतलब टोटल परमाणु संख्या दिखाता है। अणुसूत्र मतलब जितना परमाणु टोटल दिखा देगा तो होगा अणुसूत्र। क्या होगा अणुसूत्र, लिखिए इसको काट दो, 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 का 6, तो 6 का 6 यानी C1, यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी H2 और 6 का 6 यानी ऑक्सीजन 1 नहीं लिखते हैं। ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र मतलब काट छाट करने के बाद जो बचता है वो होता है मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, बोलेगा इसका मूलानुपाती सूत्र बताओ, तो 2 से दोनों कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी मूलानुपाती सूत्र हो गया C2H5। बोलेगा इसका मूलानुपाती सूत्र बताओ, 6 का 6 यानी बेंजीन का, तो CH हो जाएगा, क्या जाएगा CH। बोलेगा इसका मूलानुपाती सूत्र बताओ, CH4 का बताओ, तो CH4 को 4 किसी से नहीं कटेगा, यहाँ 1 है तो 1 से काटेंगे फिर वही रहेगा, यानी वही हो जाएगा, क्या जाएगा CH4 ही हो जाएगा। तो आप लोग मूलानुपाती सूत्र भी समझ गए होंगे, अणुसूत्र भी समझ गए होंगे।
ये दोनों संबंध क्या होगा, तो दिमाग लगाओ संबंध क्या होगा, तो सिंपल दिमाग लगाओ। तो अणुसूत्र बराबर क्या होगा, तो अणुसूत्र बड़ा है और अणुसूत्र बराबर क्या होगा, तो मूलानुपाती सूत्र। और कौन बना है, अणुसूत्र बड़ा है और इसको बड़ा बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें गुना n करेंगे। क्या करेंगे, गुना n करेंगे। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखना है, ठीक है ना। जैसे बोलेगा, जैसे यहाँ पर दे देगा कि अणुसूत्र निकालना है, एक तो मूलानुपाती सूत्र ये दे दिए हैं, CH2 दे दिए, क्या दे दिए, CH2O दे दिए हैं। अब बोलेंगे अणुसूत्र बताओ, और n के मान कितना दे दिए, तो n के मान दे दिए 6, कितना दे दिए, n के मान दे दिए 6, तो n के यहाँ पर क्या देंगे, 6 देंगे। और जैसे 6 से गुना करेंगे, यहाँ 6 आएगा, यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। देखो फिर वो आ गया ना। तो बस, तो यही होता है अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध होता है। एक क्वेश्चन आप लोग को और पूछता है, थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। और देखिए एक पूछता है जो आप लोग का कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी फंस जाते हैं, वो क्या पूछता है, वो पूछता है वाष्प घनत्व। क्या पूछता है, वाष्प घनत्व, ठीक है ना। वाष्प यानी वेपर घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। तो वाष्प घनत्व पूछता है, क्या पूछता है, वाष्प घनत्व यानी VD, वेपर डेंसिटी। तो बराबर इसका होता है अणुसूत्र, क्या होता है, अणुसूत्र बटा दो होता है। जैसे बताए थे, बोलेगा कैल्शियम का वाष्प घनत्व बताओ, तो कैल्शियम का भी हम निकाले थे, कैल्शियम ना CaCO3 का वाष्प घनत्व बताओ, तो इसका निकाले थे, अभी कितना निकाले थे, 100, कितना निकाले थे, 100। तो लिखेंगे अणुसूत्र तो 100 और 2 से भागा देंगे, इसका वाष्प घनत्व होगा 50। बोलेगा H2SO4 का वाष्प घनत्व बताओ, इसको निकालेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 होगा, एक होता है लेकिन 2 को है तो 2 लिखेंगे। सल्फर का होता है 16 दूनी 32, यानी सल्फर का परमाणु भार होता है 32। ऑक्सीजन का होता है 16 चौका 160, जोड़ेंगे तो होगा 98, कितना होगा 98। तो इसका बता दो वाष्प घनत्व, तो 98 बटा 2 करेंगे, काट देंगे, कितना होगा 49। तो वाष्प घनत्व निकालने सीख गए ना। तो वाष्प घनत्व बराबर अणुसूत्र बटा 2, तो अणुसूत्र बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। चलिए ये हो गया आप लोग का। अब आगे बढ़ते हैं परमाणुकता, जो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी कन्फ्यूजन आप लोग को करता है। परमाणुकता क्या होता है, तो अणु में उपस्थित कुल परमाणु के संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। जैसे आप लोग को लिख दिए, यहाँ पर एक अणु लिख दिए C6H12O6, ये लिख दिए ग्लूकोज। क्या लिखे, बोलेंगे इसका परमाणुकता बता दो, तो परमाणुकता इसका क्या होगा, परमाणुकता इसका कितना होगा, तो गिन लो, 6 12 12 24, परमाणुकता हो गया 24। पूछेंगे जल का परमाणुकता बताओ, जल का, तो जल का 2 यहाँ 1 यहाँ, कितना हुआ 3, कितना हुआ 3। बोलेंगे चीनी का बताओ, C12H22O11, इसका परमाणुकता बताओ, तो देखो गिन लो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ 22 11 33 में फिर 12 जोड़ दो, कितना हो गया 45, परमाणुकता हो गया 45। क्या हो गया 45 हो गया। बोलेंगे C4H10 का परमाणुकता बताओ, तो यहाँ 10 को, यहाँ 4 को 14, परमाणुकता समझ गए। परमाणुकता होता है कि अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। चलिए ये आपका हो गया होगा। अब बोलिएगा आप लोग कि ये क्या होता है, एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, बहुपरमाणु। तो वैसा परमाणु वैसा अणु, ठीक है ना, जो एक परमाणु के रूप में पाया जाता है उसे एक परमाणुक कहते हैं। वैसा अणु जो 2 परमाणु के रूप में पाया जाएगा उसे द्विपरमाणु बोलेंगे। वैसा अणु जो 3 परमाणु के रूप में पाया जाएगा उसे त्रिपरमाणु बोलेंगे। वैसा अणु जो 3 से अधिक परमाणु के रूप में उपस्थित रहेगा उसे बहुपरमाणु बोलेंगे। जैसे जितना भी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस आप लोग सुने होंगे, अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस यानी नोबल गैस या शून्य वर्ग के तत्व या वर्ग नंबर 18, ठीक है, जिसको बोलते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन। ये सब जो है ना, ये सब के अंतिम कक्षा में बताए थे, इसका मात्र 2 है, बाकी बात सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये सब क्या अस्थाई है। ये सब बोलेगा हमको ज़िंदगी में कोई टेंशन है, कोई नौकरी की टेंशन है, हमको जो है नौकरी लग गया, यानी जीवन में अस्थाई हो गया, यानी कोरी हो गया। ये लोग क्या हो गया, कोरी, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा तो ये लोग अकेले रहेगा। ये लोग कोरी हो गया। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो अकेले रहेगा, और अकेले रहेगा तो एक परमाणुक रहेगा। इसलिए एक परमाणुक डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, 1000 बार पूछा गया कि अक्रिय गैस कैसा होता है। अक्रिय गैस एक परमाणुक होता है। क्या होता है, एक परमाणुक होता है, ठीक है ना। द्विपरमाणु मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग सुने होंगे, नाइट्रोजन हमेशा N2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में रहता है, क्लोरीन हमेशा Cl2 के रूप में रहता है, फ्लोरीन हमेशा F2 के रूप में रहता है। ये सब आप लोग, हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में रहता है। ये सब देखो कौन रूप में है, 2 2 2 2 2, यानी ये अणु, नाइट्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, क्लोरीन का अणु, फ्लोरीन का अणु, हाइड्रोजन का अणु, इसमें जो परमाणु है 2 के रूप में है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विपरमाणु। क्या बोलेंगे, द्विपरमाणु।
त्रिपरमाणु, ठीक है ना। त्रिपरमाणु क्या होगा, तो जैसे आप लोग सुनेंगे ओजोन का सूत्र सुनेंगे, ओजोन 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 परत होता है ना, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, क्या होता है O3 होता है। तो 3 आ गया तो होगा त्रिपरमाणु, क्या हो गया ये हो गया है त्रिपरमाणु हो गया है। और ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन जो है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलता है फ्रियोन गैस। क्या निकलता है फ्रियोन गैस, और ये कहाँ से निकलता है फ्रिज से निकलता है, और कहाँ से निकलता है AC से निकलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पूछेगा कि ओजोन परत में कहाँ छिद्र हो गया था, तो अंटार्कटिक महाद्वीप में छिद्र हो गया था, अंटार्कटिक महाद्वीप में छिद्र हो गया था, छेद हो गया था, लेकिन अब जो है भर गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ओजोन परत को मापते हैं, ओजोन परत की इकाई को बोलते हैं डोप्सन, यानी ओजोन को मापते हैं डोप्सन के द्वारा, ठीक है ना, डोप्सन में मापते हैं। चलो हो गया ये वाला। अगर बोलेंगे सल्फर, तो सल्फर हमेशा 8 के रूप में होता है, फास्फोरस जो है P4 के रूप में होता है। तो देखो ये 3 से अधिक है, क्या है 3 से अधिक है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो ये सब बहुपरमाणविक है। क्या है बहुपरमाणविक है। चलिए ये भी समझ गएंगे। आप देखते हैं समस्थानिक, समस्थानिक क्या है, तो समस्थानिक देखिए समस्थानिक 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 क्या है, तो समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु संख्या समान, क्या होगा परमाणु संख्या समान होगा, और परमाणु भार जो है वो अलग होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा भिन्न भिन्न होगा। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन परमाणु भार यानी एटॉमिक मास अलग अलग रहेगा। समस्थानिक सम मतलब बराबर यानी समान, स्थान मतलब स्थान जिसका समान उसे समस्थानिक कहते हैं, जिसका स्थान समान उसे समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग बोल देंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, क्या है, तो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1 यानी यहाँ ध्यान देना है कि यह क्या है, यह परमाणु संख्या, तो इसका भी परमाणु संख्या 1, इसका भी 1, इसका भी 1, लेकिन इसका भार 1 होगा, इसका भार 2 होगा, इसका भार 3 होगा। अब बोलिएगा भार को ऊपर में क्यों रखे हैं, क्योंकि आप लोग कुछ धोते हैं, सामान धोते हैं, मोटरी धोते हैं, तो कहाँ तो मथवा पर लेकर भार को धोते हैं, इसलिए हमेशा भार को ऊपर रखा जाता है, ठीक है ना। और परमाणु संख्या को बोलते हैं जेड, और परमाणु भार को बोलते हैं ए। परमाणु संख्या को जेड, परमाणु भार को ए, परमाणु संख्या को जेड और परमाणु भार को ए बोलते हैं। समझ आ गया ना आप लोग। तो बताइए आप लोग फटाक से ना, तो ये मेरा हो गया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ठीक है। यहाँ परमाणु संख्या क्या है समान है, और परमाणु भार क्या है अलग अलग है, तो ये क्या है समस्थानिक है। क्या है समस्थानिक है। बोलेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी समस्थानिक होता है, ठीक है, क्या होता है। और वो जो O3 जो था ना, ये समस्थानिक बोल दिए क्या, O3 जो है ये ऑक्सीजन का अपरूप है, ऑक्सीजन का अपरूप है, रूप है। जैसे कार्बन का 3 अपरूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। हीरा चतुष्फलकीय होता है और इसका प्रसंस्करण संख्या 3 होता है, sp3 होता है, sp3। ग्रेफाइट जो है षटफलकीय होता है और इसका प्रसंस्करण संख्या sp2 होता है। और फ्लोरीन जो है कार्बन के 60 परमाणु के मिल से बना होता है और इसका आकार फुटबॉल की तरह होता है, जिसको बक्की बॉस बोलते हैं, तो अप्रूफ होगा, ठीक है ना। तो O3 क्या है अप्रूफ। ऑक्सीजन का 2 समस्थानिक है, एक क्या है ऑक्सीजन का देखिएगा, एक तो हो जाएगा 8-16, एक जगह हो जाएगा ऑक्सीजन 8-18। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन ये देखो 8 है, परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार अलग है, तो ये क्या है समस्थानिक है। क्या है समस्थानिक है। उसी प्रकार आप सुनेंगे यूरेनियम का, तो यूरेनियम का भी सुनेंगे आप लोग कि यूरेनियम 92 और यहाँ 235, यूरेनियम 92 और यहाँ 238। तो क्या देख रहे हैं यहाँ परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार अलग है, तो क्या है समस्थानिक है। समस्थानिक आप लोग समझ गए ना। लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखे हैं क्या परमाणु संख्या, यहाँ लिखे हैं परमाणु भार, यहाँ लिखे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ लिखे हैं न्यूट्रॉन की संख्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिमाग में घुस जाएगा डायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को ही कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं परमाणु संख्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। अगर परमाणु पर को आवेश ना हो, आवेश हो तो धन आवेश और ऋण आवेश ना हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं किया हो, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं किया हो, तो जितना परमाणु संख्या होगा, जितना प्रोटॉन संख्या होगा उतने परमाणु संख्या होगा और उतने होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतने होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। आप पूछेगा कि नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में होता है क्या, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो होता है क्या, होता है परमाणु भार। क्या होता है परमाणु भार होता है, यानी ए होता है। क्या होता है ए होता है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पूछेंगे कि बता दो इसका परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या कितना होगा, प्रोटॉन संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो इसका प्रोटॉन संख्या भी 1 होगा, परमाणु संख्या भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगा। और पूछेंगे कि बता दो इसका परमाणु भार कितना होगा, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें देखो परमाणु संख्या 1 है,
परमाणु संख्या कितना है, एक है। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक लिखे हैं, एक लिखे नहीं, यानी प्रोटॉन की संख्या भी एक के हो जाएगा, परमाणु संख्या एक यानी प्रोटॉन की संख्या एक। और यहाँ भी एक है, यानी से प्रोटॉन तो एक है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, लड्डू है। यानी जो H11 होता है इसमें जो होता है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। अब बताओ इसमें जो है परमाणु संख्या एक, परमाणु प्रोटॉन की संख्या एक, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, लेकिन परमाणु भार दो। तो बता दो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन पता हमको है और भार हमको पता है, भार कितना है, 2 है। प्रोटॉन पता है कितना है, 1 है। तो न्यूट्रॉन निकालो तो 1 उधर घट जाएगा, तो न्यूट्रॉन होगा 1। कितना होगा, 1। इसमें बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या 1, परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉन संख्या 1। पूछेंगे परमाणु भार तो हो जाएगा 3। पूछेंगे बता दो परमाणु भार जब 3 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार 3 है और प्रोटॉन कितना है, 1 है। इसको उधर घटा दो, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2 बचेगा। कौन ऐसा हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो प्रोटियम में नहीं होता, प्रोटियम में नहीं होता है। ड्यूटेरियम क्या बनाता है, ड्यूटेरियम जो है भारी जल बनाता है, D2O। और इसका अनुभार होता है कितना, 2O20। कितना होता है, 20 होता है। और ट्राइटियम जो है ये क्या होता है, ट्राइटियम जो है ये होता है रेडियो सक्रिय। क्या होता है, रेडियो सक्रिय होता है। चलिए देख लें, समस्थानिक आप लोग समझ गए होंगे। कुछ समस्थानिक का उपयोग भी पूछता है, जैसे पूछ देगा कि बताओ कि जीवाश्म की आयु पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। तो जीवाश्म की आयु पता लगाने में आप लोग पता है कि कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। पूछेगा निर्जीव पदार्थ यानी चट्टान हो गया, पृथ्वी हो गया, पत्थर हो गया, इत्यादि का आयु पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, तब हम लोग करते हैं यूरेनियम 235 का करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार पूछ देगा आप लोग की पूछ देगा कैंसर के उपचार में कैसा करते हैं, कैंसर के उपचार में कौन समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 हो जाएगा। लेकिन पूछा कैंसर के उपचार में कौन किरण का प्रयोग करते हैं, तो गामा किरण। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के उपचार के विधि क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। कैंसर क्या है, तो हमारे शरीर में जब अनियंत्रित कोशिका का विभाजन होने लगता है तो उसको बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। चलिए पूछेगा बता जो ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में, जो ट्यूमर होता है उसका उपचार के लिए किसका है, तो आर्सेनिक 74। पूछेगा यहाँ पर थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, जिसको बोलते हैं गलगन, घेंघा गलगन या ग्वाइटर। उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका करते हैं आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। फिर पूछेगा रक्त परिसंचरण के उपचार के लिए, उसे जांच के लिए कौन सा समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम 24। फिर बोलेगा अल्प रक्तता यानी अल्प रक्तता बोले तो यानी खून की कमी जो हो जाता है, जिसको बोल सकते हैं क्या, तो बोल सकते हैं न्यूमोनिया बोल सकते हैं। तो उसका प्रयोग में किसका करते हैं, तो उसमें करते हैं लोहा। किसका करते हैं, लोहा का करते हैं, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, समस्थानिक ये सब है, ठीक है। चलिए इस समझ गए। अब समझते हैं क्या समस्थानिक हो गया है। अब संभारिक, तो संभारिक आप लोग जानवे करते हैं, संभारिक किसे करते हैं, संभारिक क्या होगा, यहाँ पर संभारिक क्या होगा, तो जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर भार समान हो, क्या हो, भार समान हो, लेकिन भार समान हो, लेकिन परमाणु संख्या अलग हो, क्या हो, परमाणु संख्या अलग हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संभारिक। क्या बोलेंगे, संभारिक बोलेंगे। जैसे अभी क्या लिख देते हैं, कार्बन 6 और यहाँ लिख दिए 14 और यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन 8 होता है और यहाँ होता है 16। कितना होता है, कार्बन ले लिए, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या लेते हैं, तो नाइट्रोजन 7 और 14। तो देखो यहाँ पर परमाणु संख्या क्या है, समान है, परमाणु भार क्या है, अलग है। तो दोनों क्या हुआ, संभारिक। क्या हुआ, संभारिक हो गया। उसी प्रकार हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कोलिन का कितना होता है, कोलिन का होता है 17। कितना होता है, 17 होता है। और कोलिन का परमाणु भार बोलेंगे, कोलिन का परमाणु भार लगभग कितना हो जाएगा। कोलिन ले लें कि दूसरा चीज़ ले लेते हैं, सोडियम में लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं, सोडियम 11। और सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, लेकिन हम ले रहे हैं समस्थानिक ले रहे हैं, 24 वाला ले रहे हैं, ठीक है ना। और एक हम ले लिए क्या, एक ले लिया मैग्नीशियम। क्या ले लिया, मैग्नीशियम 12 और यहाँ जाएगा 24। क्या जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो परमाणु संख्या समान है, परमाणु भार क्या है, अलग है, इसलिए क्या है, ये दोनों क्या है, संभारिक है। क्या है, संभारिक है। आप बोलिएगा कि कार्बन का होता है 12 यहाँ होता है, तो कार्बन 12 हमने लिए, कार्बन 14 लिए, जिससे हम जीवाश्म की आयु पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, संभारिक है। आप बोलेंगे बताइए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन संख्या 6 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन 6 होगा। पूछेंगे परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या यानी जेड कितना होगा, 6 होगा। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा। यानी प्रोटॉन संख्या को ही बोलते हैं परमाणु संख्या, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब तक दान नहीं दे दे या ग्रहण नहीं कर दे। पूछेंगे भार कितना होगा, यानी ए कितना होगा, 14 होगा। पूछेंगे न्यूट्रॉन कितना होगा, तो भार में से प्रोटॉन संख्या घटा दो तो निकलता है न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 14 में से 6 घटा दो कितना होगा, 8 होगा। यहाँ बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या 7 हो जाएगा। पूछेंगे परमाणु संख्या, तो यानी जेड बराबर 7 हो जाएगा।
जाएगा, कितना होगा 7 हो जाएगा। पूछेंगे यहाँ पर बता दो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। बोलेंगे बता दो परमाणु भार यानी ए, तो 14 होगा, कितना होगा 14 हो जाएगा। पूछेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु भार में जब प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं तब निकलता है न्यूट्रॉन की संख्या। क्या निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो 14 में से 7 घटा लो, कितना बचेगा 7। यानी हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तो बनता है परमाणु भार। क्या बनता है? परमाणु भार। उसी प्रकार यहाँ निकाल सकते हैं आप लोग। लेकिन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कब गड़बड़ाएगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 7 है, सब 6 6 6 7 7 7। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या तब गड़बड़ाता है जब इलेक्ट्रॉन दान ले लेता है या ग्रहण कर देता है। जैसे मान लो कि हम बोलेंगे Na+, सोडियम का 11, कितना होता है? 11 होता है। प्रोटॉन कितना हुआ? 11 हुआ। परमाणु संख्या यानी Z कितना हुआ? 11 हुआ। इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? तो 11 हुआ। परमाणु भार इसका कितना होगा? A बराबर तो 23 होता है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगा कितना? तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं तो बनता है भार। तो 23 में से 11 घटा दो, कितना होगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन इसी के लिख दिया हम Na+। क्या लिख दिया? Na+। यानी अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया। यानी प्रोटॉन पूछेंगे तो प्रोटॉन ने त्यागा, यानी 11 ही होगा। परमाणु संख्या पूछेंगे तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, यानी Z बराबर भी 11 होगा। इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो एगो त्याग दिया, प्लस मतलब वो त्याग दिया, यानी अब इलेक्ट्रॉन होगा 10। कितना होगा? 10 होगा। पूछेंगे भार, पूछेंगे तो भार में नो चेंज, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को भार कहते हैं। तो 11 12 कितना होगा? 23 से। कितना होगा? 23 होगा। पूछेंगे न्यूट्रॉन कितना होगा? तो न्यूट्रॉन नो चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान हुआ तो न्यूट्रॉन भी कितना होगा? तो 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। इसी प्रकार बोल देंगे क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करेगा? एगो ग्रहण कर लेगा। इसका प्रोटॉन संख्या 11 होगा, परमाणु संख्या यानी Z बराबर 11 होगा। लेकिन पूछेंगे इलेक्ट्रॉन संख्या, तो यहाँ माइनस हो गया, एगो ग्रहण कर लिया। तो पहले कितना था? 11 था, लेकिन अब ग्रहण कर लिया, हो जाएगा 12। क्या जाएगा? 12 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। और दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। और न्यूट्रॉनिक किसे बोलेंगे? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन की संख्या समान, उसको मिटाते हैं और जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा। बहुत फास्ट मिटा होगा। चलिए अब समाप्त होने वाला है। सम न्यूट्रॉनिक, पहले सम इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन पहले सम न्यूट्रॉनिक देखते हैं। छोटा सा है सम न्यूट्रॉनिक, यानी नाम सम तो समान, न्यूट्रॉन समान। तो जहाँ न्यूट्रॉन समान हो उसे बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। जैसे बोलेंगे कार्बन 14 लिए। क्या लिए? कार्बन 14 लिए हैं। और यहाँ ऑक्सीजन ले लिए। क्या? तो ऑक्सीजन ले लिए हम, यहाँ ऑक्सीजन ले लिए 16। तो कार्बन वैसा लिए इसका परमाणु भार 14 होता है। ऐसे तो 12 होता है, लेकिन हम लिए अथी वाला समस्थानिक ले लिया है। और 8 परमाणु का 16 होता पता है। अब देखो यहाँ पे इसका बोलेंगे बता दो प्रोटॉन की संख्या 6 हो जाएगा। बोलेंगे परमाणु संख्या तो 6 होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। बोलेंगे बता दो न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो निकलेगा न्यूट्रॉन, यानी 14 में से 6 घटाओ, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो यहाँ निकालते प्रोटॉन संख्या 6 हो जाएगा, परमाणु संख्या 8 होगा, प्रोटॉन संख्या 8 होगा, परमाणु संख्या भी उतने होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या उतने होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण और दान नहीं किया है। और परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या पूछेंगे तो परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, 16 में से 8 किया, कितना हो गया? 8। आप देख लीजिए यहाँ पर भी न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ भी 8, न्यूट्रॉन यहाँ भी 8, तो न्यूट्रॉन बराबर, तो क्या हो जाएगा ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक। क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक। क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक। उस प्रकार लेते हैं कि एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम ले लिए फास्फोरस। क्या लिए? फास्फोरस का होता है 15 और 31 होता है। एक लिए सल्फर का होता है 16 और 32 होता है। चलो प्रोटॉन की संख्या तो 15, प्रोटॉन की संख्या 15, और प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, यानी Z बराबर भी 15। और इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन दान और ग्रहण नहीं किया है, इन इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 15 उदासीन है। कितना उदासीन है? पूछेंगे न्यूट्रॉन, तो परमाणु भार में से प्रोटॉन संख्या घटा दो तो आएगा न्यूट्रॉन, तो घटा दो आएगा 16। कितना आएगा? 16। चलो यहाँ बताओ, यहाँ पूछेंगे क्या? पूछेंगे प्रोटॉन की संख्या तो होगा 16। कितना होगा? 16। इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या यानी Z बराबर भी होगा 16। कितना होगा? 16 हो जाएगा। पूछेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दान ग्रहण नहीं हुआ तो 16 होगा। पूछेंगे न्यूट्रॉन की संख्या तो परमाणु भार में से इसको घटा दो तो कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो गया, इसलिए क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। तो समझिए सम न्यूट्रॉनिक समझ गए आप लोग। अब देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या देखते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं, बस सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे क्या? जैसे हम बोल देंगे आप लोग को लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, फ्लोरीन ले लिए, उसके बाद
फ्लोरीन के बाद ले लिए सोडियम, क्या ले लिए, सोडियम ले लिए, फिर सोडियम के बाद ले लिए मैग्नीशियम ले लिए और एल्युमिनियम ले लिए। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है कितना, तो ऑक्सीजन का अगर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जितना परमाणु संख्या होगा जितना प्रोटॉन होगा यानी 8 होगा। फ्लोरीन का 9 होगा, सोडियम का कितना होगा, तो इसका होगा 11 होगा, मैग्नीशियम के 12 होगा, एल्युमिनियम के 13 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ये क्या है मेरा, तो यही मेरा इलेक्ट्रॉन है, यही मेरा प्रोटॉन है, यही मेरा परमाणु संख्या है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु संख्या भी सेम है क्योंकि उदासीन है। लेकिन इसी को हम लिख दिए, ऑक्सीजन को लिख दिया माइनस माइनस, 2 माइनस, क्या लिखे 2 माइनस। और फ्लोरीन को लिख दिए क्या, फ्लोरीन को लिख दिए यहाँ पर 1 माइनस, क्या लिखे 1 माइनस। सोडियम में लिख दिए 1 प्लस, क्या लिख दिए 1 प्लस। मैग्नीशियम में लिख दिए हम क्या Mg+2। उसी प्रकार एल्युमिनियम में लिख दिए क्या, एल्युमिनियम में लिख दिए हम, एल्युमिनियम में लिख दिए हैं Mg+3। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले 8 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 ग्रहण कर लिया हो गया 10। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 9 इलेक्ट्रॉन था, 1 ग्रहण कर लिया तो हो गया 10। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 11 इलेक्ट्रॉन था लेकिन प्लस यानी 1 दान दे दिया तो हो गया 10। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 12 इलेक्ट्रॉन था लेकिन 2 दान दे दिया तो बचा कितना 10। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 13 इलेक्ट्रॉन था लेकिन यहाँ +3 यानी 3 दान दे दिया कितना हो गया 10। तो आप लोग देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सबके बराबर है। यानी ये सभी मेरा क्या है, ये सभी मेरा सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। उसी प्रकार बोल सकता है क्या, H2O लिख दो, CH4 लिख दो, D2O लिख दो। आप देखो इसमें गिनो, हाइड्रोजन के 2 होगा, परमाणु संख्या 2, प्रोटॉन संख्या 2, परमाणु संख्या भी 2, प्रोटॉन की संख्या भी 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2। इसका 2 हो गया, इसका हो गया 8, कितना हुआ 10। इसका गिन लो, इसका कितना हुआ, तो इसका हुआ कितना, इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, तो कितना होगा 10 हो जाएगा। और D2 तो इसका D2 कितना होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। और यहाँ लेकिन 2 है तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और डी मतलब ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का दूसरा प्रकार प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो परमाणु संख्या सेम होता है, इसका 1 हो गया तो 2 है, तो 2 हो गया, उसके कितना होता है 8, कितना हो गया 10 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, समान, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 10 होगा, प्रोटॉन भी 10 होगा, परमाणु संख्या भी 10 होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ समान हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी मेरा हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सबको बता दिए, अब कुछ नहीं बचा है। समांगी अणु किसे कहेंगे, समांगी अणु। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत कम टाइम है, रिवीजन करने से सब बेस्ट है। इतना टॉपिक जो है तुम लोग को 2-3 दिन पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम टाइम में आप लोग को पूरा क्लियर कर दिया है। बोलेगा समांगी अणु, समांगी अणु मतलब होमोजेनियस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे बोलेंगे H2 तो समांगी अणु हाइड्रोजन से मिलकर बना है सिर्फ। बोलेंगे O2 तो ऑक्सीजन से सिर्फ मिलकर बना है, समांगी अणु है। बोलेंगे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, O3 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, समांगी अणु है। क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन इसमें है, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, इसमें सिर्फ क्लोरीन है, इसमें सिर्फ फ्लोरीन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें फास्फोरस, इसमें सल्फर है। तो सब एक के अणु से मिलकर बना है, एक के परमाणु से मिलकर बना है, समांगी है। विषमांगी यानी हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ बोलेंगे H2O, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग तब मिला है तो विषमांगी है। बोलेंगे CaCO3, कैल्शियम अलग कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, विषमांगी है। CO2 कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, विषमांगी है। उसी प्रकार बोलेंगे NH4 तो देखो ये अलग विषमांगी है, खत्म हो गया। जितना था आप लोग को टोटल बता दिए हैं और आप लोग को पीरियोडिक टेबल बहुत जल्दी लेकर आएंगे और एवोगाड्रो संख्या वो भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। और जितना था सब तो आप लोग को बता दिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हम फास्ट में बताएं क्योंकि बहुत कम टाइम आप लोग को ग्रुप डी के लिए है तो बहुत सारा सिलेबस को खींचना है, इसलिए थोड़ा फास्ट भी गए लेकिन आप लोग को समझ आ गया होगा, ये मेरा वादा है। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताइए, नहीं कि कटअप बढ़ जाएगा, आप लोग से कटअप बढ़ जाएगा। शेयर भी करना अपने दोस्तों को क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हमको भी मतलब था कि आपने भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स भी हमको पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग के लिए टाइम निकाल के दे रहे हैं तो आप लोग को फर्ज बनता है कि लाइक करें, शेयर करें और शाम में लाइव जरूर आए, अपने दोस्तों को बताएं। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। और यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ वहीं से जल भी निकलेगा। मत मायूस हो मत घबरा इन अंधेरों से मेरे साथियों, यही अंधेरी रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक्स। कितना